ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक मेटल स्फीयर है, इसका रेडियस आर है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक क्यू चार्ज रख दिया मैंने, और सपोज ये न्यूट्रल मेटल स्फीयर है। इस मेटल स्फीयर का पोटेंशियल कितना होगा? ये क्यूब है स्मॉलर। क्यों? वाई और हाउ? यस सर। क्या ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये सॉलिड है या हॉलो है? क्या आपका आंसर इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये सॉलिड है या हॉलो है, या दोनों में सेम ही आएगा? दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है। क्यों आएगा के क्यूब आई आर? क्या सोच के बोला तूने? क्योंकि एक ही फॉर्मूला दिख रहा था, के क्यूब आई आर है ना, या कुछ लॉजिक लगाया? तो ध्यान से सुन, जब मैं यहाँ पे क्यू चार्ज ला के रखूंगा, यस सर। तो इस कंडक्टर पे इधर कुछ नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, और इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। इसको सॉलिड मान लेते हैं पूरे को। ठीक है। फर्क नहीं पड़ता, बाद में खोद के बाहर निकाल लेंगे। वी विल डिग इट आउट टू मेक इट हॉलो लेटर ऑन, बिकॉज हमें पता है अंदर वाले मटेरियल का बाहरी दुनिया से कोई इंटरेक्शन तो होता नहीं, तो उसको चुपचाप हटा देंगे वहां से, तो बाहर वाले किसी को पता नहीं चलेगा। तो फिलहाल ये सॉलिड है। हम्म। तो इसका जितनी भी ये शेडेड एरिया है, ये सारा का सारा कंडक्टिंग स्पेस है, और इस कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज इस तरीके से सेपरेट करेगा, इस तरीके से अपने आप को रीअरेंज करेगा, सच दैट कंडक्टिंग स्पेस में सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। ठीक है। हम्म। तो यहाँ सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी जीरो, यानी यहाँ सब जगह का पोटेंशियल आएगा कांस्टेंट। तो आप किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, उसी को कंडक्टर का पोटेंशियल बोल सकते हैं। मतलब यस। नॉर्मली पोटेंशियल एक पॉइंट पे डिपेंड होता है, भैया इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना, इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना। बट मैंने क्वेश्चन पूछ लिया पूरे के पूरे मेटल स्फीयर का पोटेंशियल बताओ, तो ये क्वेश्चन मीनिंगफुल इसलिए है क्योंकि पूरे के पूरे कंडक्टर में कहीं पर भी कोई पॉइंट लो, सबका पोटेंशियल सेम ही आने वाला है। इसलिए मैं पूरे के पूरे कंडक्टर को एक सिंगल पोटेंशियल की वैल्यू से करेक्टराइज कर सकता हूँ। यस। ठीक है। अब कहीं का भी पोटेंशियल निकालना चलेगा, है ना। हम्म। ये न्यूट्रल मेटल स्फीयर है,
तो इस पे जितना माइनस क्यू चार्ज आया होगा उतना प्लस क्यू चार्ज आया होगा। हाँ। अब इसके सेंटर का पोटेंशियल निकालते हैं। इसके सेंटर पे सुपरपोजिशन लगाते हैं सिंपल। क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर, और इसके सरफेस पे जो चार्ज है वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो के डी क्यू ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर बाय आर का इंटीग्रल। इस पे मैंने कहीं पर एक छोटा सा डी क्यू माना कंडक्टर पे, उसकी वजह से पोटेंशियल लिखा और उसकी समेशन कर ली। यस सर। अब ध्यान से समझो, इसमें से के और आर तो कांस्टेंट ही है ना, यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू कंडक्टर बचा, और ये हो गया टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर। 0। एंड दिस इज नोन टू बी 0। इसका मतलब सेंटर का पोटेंशियल कंडक्टर के आ गया के क्यू बाय आर, और इसी को बोल सकता हूं पूरे के पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल। ठीक है। यस सर। सेंटर पे इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है? 0। ठीक है। सेंटर पे इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? के के क्यू बाय माइनस के क्यू बाय आर कौन सा क्यू? स्मॉल छोटा क्यू बाय आर स्क्वायर। माइनस का मतलब? सर मतलब मैग्नीट्यूड तो यही होगा किधर को होगी? सर। जो सी क्यू ए सी लाइन है सर, मतलब सी ए के ए की तरफ। सी ए। ठीक है। यस। एक सरकमफ्रेंस पे बिल्कुल पॉइंट लेता हूं बी। एट बी what is the potential and field due to induced charge? सर वो पोटेंशियल तो के स्मॉल क्यू बाय स्मॉल आर माइनस के स्मॉल क्यू बाय आर माइनस आर। कैसे? क्या सर? कैसे? सर इक्वल पोटेंशियल है तो जो जो पोटेंशियल सी पे है वो बी पे भी होगा, और जो बी पे क्यू मतलब स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल है वो के क्यू बाय आर माइनस आर होगा। ठीक है। फील्ड बता। के क्यू बाय आर माइनस आर होल स्क्वायर। इधर को सर ए की तरफ। टुवर्ड्स ए, तो अलोंग बी ए है ना। यस सर। अब इसको खोखला कर लेता हूं, अंदर से हॉलो बना देता हूं। क्या आंसर्स बदलेंगे? नो सर। नहीं, आंसर्स नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा, अंदर से हॉलो कर दिया ना। यस सर, क्योंकि पहले भी 0 ही था नेट अंदर फील्ड और चार्ज अभी भी कुछ बाहरी दुनिया से इंटरेक्शन ही नहीं था ना उस मटेरियल का कोई, और वो न्यूट्रल मटेरियल था, तो उसको हटा दिया तो वहां से कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है। हम्म।
तो पोटेंशियल एट द सेंटर is also kq by r, Yes. and potential of the metal sphere, इनफैक्ट पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है इस सारे रीजन में, तो सभी जगह का पोटेंशियल कांस्टेंट ही है, तो पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज आल्सो kq by r। ठीक है। Yes, sir. अब अगर मैं एक हॉलो मेटल स्फीयर लूं ऑफ रेडियस r, और यहाँ पे रखूं चार्ज q, और एक इसके सेंटर पे चार्ज रख दूं कैपिटल Q। अब आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द मेटल स्फीयर। मेटल स्फीयर तो अब भी इक्विपोटेंशियल ही होगा ना, Yes, sir. लेकिन यहां फील्ड जीरो नहीं है, यहाँ का पोटेंशियल कांस्टेंट भी नहीं है इस रीजन में, बट ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये तो सारा का सारा एक ही पोटेंशियल पे होगा ना, ये तो एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है, इसका पोटेंशियल तो सब जगह सेम होना चाहिए ना। कितना होगा? क्या अब भी के क्यू बाय आर लिख सकता हूँ, स्मॉल के क्यू बाय आर? सर एक मिनट, कैपिटल ही तो के क्यू बाय आर स्क्वायर ही होगी सर, के कैपिटल क्यू बाय क्या आर। चीज? सर अंदर जो फील्ड हुई होगी। अंदर जो फील्ड हुई होगी मतलब कहाँ पे, किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे? यस सर, अगर वो स्मॉल कुछ डिस्टेंस पे है, के कैपिटल क्यू बाय आर वन स्क्वायर। मुझे निकालना है मेटल स्फीयर का पोटेंशियल। हम्म। पोटेंशियल हम निकालते हैं इन्फिनिटी के रेफरेंस में, इन्फिनिटी को मानते हैं जीरो और इन्फिनिटी से यहाँ तक कराते हैं और पोटेंशियल निकालते हैं ना। यस सर। ध्यान से सुन, इस क्यू चार्ज का असर क्या होगा? सर यहाँ वही माइनस पोलराइज क्यू आ हो। जाएगा हाँ। और यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा। यस सर। ये माइनस क्यू यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा, हम्म। है ना? पर ये प्लस क्यू यूनिफॉर्मली नहीं होगा क्यों? सर, क्योंकि वो बाहर वाला स्मॉल क्यू उसे पोलराइज कर, मतलब यस सर पोलराइज कर देगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। तो माइनस क्यू ऑन द इनर सरफेस will be uniformly distributed, plus q on the outer surface non uniformly distributed। ठीक है। यस सर। अब ये जो q और माइनस q है, इसका असर बाहर आएगा कहीं पर? बाहर नहीं। पॉइंट लो और वहां फील्ड निकालना चाहूं तो नो सर। नहीं आएगा ना। नहीं। बाहर से देखने पर अपने को ऐसा लगेगा एक सॉलिड मेटल का स्फीयर है जिसका रेडियस है r, यहाँ रखा हुआ है q, और इसके पास एक नेट चार्ज q है इस बार। यस। बाहर से देखने पर ऐसा दिखाई देगा क्योंकि इस बार बाहरी सरफेस पे नेट चार्ज जीरो नहीं ना होगा, नहीं। तो बाहर से देखने पर ऐसा होगा। अब तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर और मेटल का पोटेंशियल निकाल, मेटल स्फीयर का, तो कितना होगा? तो सेंटर का पोटेंशियल निकालने वही होगा सब जगह का, है ना? यस सर निकाल। सेंटर का पोटेंशियल के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय कैपिटल आर होगा।
क्योंकि ये क्यू जैसा भी है, नॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड है या यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, क्या डी फर्क पड़ता डी है? क्यू का समेशन तो क्यों ही डी आएगा। क्यू का समेशन तो क्यू ही आएगा। तो पोटेंशियल ऑफ द मेटल स्फीयर विल बी के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय कैपिटल आर। ये आंसर है। ठीक है। सर पिछला वाला पेज दिखा दीजिए। सर दूसरा वाला पेज। सर स्मॉल क्यू के इन्फ्लुएंस में भी अंदर वाला माइनस कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस माइनस क्यू का क्या काम है? इस प्लस क्यू की फील्ड को नलीफाई करना बाहर कहीं भी। यस और सर। ऐसा तभी हो सकता है जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है।
अगर इस क्यू को मूव करूंगा तो ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन असर करेगी, बदलेगी, और इस क्यू को मूव करूंगा तो अंदर वाली डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगी। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि एक चार्ज क्यों यहां रखा हुआ है, एक हॉलो स्फीयर है हमारे पास, और इस हॉलो मेटल स्फीयर, न्यूट्रल मेटल स्फीयर है ये हमारे पास, परंतु इस न्यूट्रल मेटल स्फीयर के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ था क्यों हमने। ठीक है। तो एक तो मैंने पूछा पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, उसकी वैल्यू आई ये। ठीक है। यस सर। दूसरा, यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। तो नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस। तो माइनस क्यू यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्लस क्यू नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। What is the net force on the charge at the center? जीरो। Zero. What is the force on the charge at the center due to small q? ए क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। राइट साइड की तरफ। What is the force on charge at center due to capital Q on outer surface? ए क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर लेफ्ट। Is the force on the charge at the center due to minus q? जीरो। ठीक है। यहाँ एक पॉइंट है P r/2 पे, नेट फील्ड एंड पोटेंशियल एट P कितना होगा?
नेट फील्ड कितनी होगी? किसकी वजह से होगी यहाँ पर फील्ड? हेलो। सर एक मिनट सर, सिर्फ कैपिटल क्यू की वजह से होगी। तो के क्यू ओवर आर बाय टू होल स्क्वायर हम्म, अलॉन्ग सी पी, है ना? यस सर। ठीक है, पोटेंशियल। सर पी पे माइनस क्यू की वजह से कोई फील्ड नहीं आई। माइनस क्यू कैसा है? यूनिफॉर्म। तो अगर यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा तो क्या वो अंदर कोई फील्ड देगा? नो सर। यूनिफॉर्म शेल ऑफ चार्ज की वजह से अंदर कोई फील्ड नहीं आती ना। नहीं। इसलिए तो हमने फील्ड केवल ये वाली लिखी है ना। हम्म, पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको मेटल के सरफेस पे किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है। यस सर। ये रहा, है ना? तो वहां से यहाँ तक आने के लिए। बिल्कुल। ई डॉट डी आर की इंटीग्रेशन कर दो। तो वो आ गया था। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ई तुम्हारा रेडियल डायरेक्शन में है, कितना? इन जनरल क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ई और डी आर सेम डायरेक्शन में है, ई डॉट डी आर, है ना? यस अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक? सर, आर से लेके आर बाय टू तक। आर से लेकर इन जनरल कोई पॉइंट एक्स ले लेते हैं अंदर, या आर बाय टू तक ही कर देते हैं, चल। तो आर से लेकर आर बाय टू तक, और सरफेस का पोटेंशियल कितना है? के के क्यू क्यू बाय बाय आर छोटा आर प्लस। प्लस के क्यू बाय बड़ा आर। और यहाँ का पोटेंशियल अपने को निकालना ही है, तो लेट अस से वी। तो v माइनस के क्यू बाय छोटा आर माइनस के क्यू बाय बड़ा आर इज इक्वल टू के क्यू वन बाय आर माइनस वन बाय आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन प्लस वन बाय आर, है ना? आर से लेकर आर बाय टू, तो टू बाय आर माइनस वन बाय आर प्लस वन बाय आर, है ना? तो के क्यू बाय आर और आ गया ये एक। तो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाय छोटा आर प्लस टू टाइम्स के क्यू ओवर आर। ठीक है? यस सर। है ना? यस सर। इसको एक और आसान, इस पर्टिकुलर केस में एक और आसान तरीके से सोच सकते थे कि ये जो शेल है, मेटल स्फीयर, ये तो शेल है ना, थिन शेल। इस पे ये जो माइनस क्यू चार्जेस हैं, नहीं, इनकी वजह से और प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल पी पॉइंट पे
जीरो आएगा ना? नहीं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, एक नॉन यूनिफॉर्मली, बट स्पेसिंग तो सबकी। सर नेट तो जीरो ही है चार्ज। नेट चार जीरो है ना, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो उसकी यूनिफॉर्म नहीं ना है। वो केवल R/2 के चक्कर में ऐसा आ रहा है, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है। बाई चांस की बात है, वो ऐसा लग रहा है R/2 पॉइंट लिया ना, इसलिए ऐसा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भैया बस इसकी वजह से पोटेंशियल लिख लो और इसकी वजह से लिख लो, ऐसा लग रहा है ना देखने में। वो ऐसा नहीं होगा। अगर R/3 लेता मैं, तो थ्री तो 2/R फिर भी आता ना। 2/R और 3/R फिर भी सेम ही आता। अगर हम R/3 लेते तो 3/R माइनस 1/R, टू हाँ, के क्यूब तो बाय R। कटेगी ना, KQ/R वाली टर्म कटेगी कटेगी, क्योंकि इसमें जो लोअर लिमिट है ये वाली, वो -KQ/R आएगी, वो इससे कैंसिल होनी होनी है ना। तो इस केस में ये वाला +Q और ये वाला -Q की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो नेट चार्ज तो जीरो ही है वैसे पूरा। तो लेकिन बेटे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना, नेट चार्ज जीरो होने से खाली कुछ नहीं होता। P पॉइंट से सारे इक्वी डिस्टेंट भी नहीं है, केवल -Q वाले सारे इक्वी डिस्टेंट है, +Q वाले सबका डिस्टेंस सेम थोड़ा है। तो मैं इतना अच्छे से इसको इतनी आसानी से कह नहीं पा रहा, ऑल्दो दिख रहा है कि ऐसा आ रहा है। -Q से भी कहाँ डिस्टेंस सेम है। हाँ, डिस्टेंस भी सेम नहीं है, +Q से भी सेम नहीं है, लेकिन +Q और -Q की डिस्ट्रीब्यूशन भी तो डिफरेंट है ना बेटे। हम्म, एक यूनिफॉर्म है, एक नॉन यूनिफॉर्म है, तो मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह नहीं पा रहा कि ये बड़े आसानी से मैं कह दूं ऑब्वियसली भी कि उसकी वजह से तो जीरो ही आना था यहाँ पे, बट आ रहा है। ठीक है सर। अच्छा एक बात बता, अगर मैं ये मेटल स्फीयर लूं सॉलिड भरा हुआ पूरा, और अब यहाँ पे एक चार्ज रखूं Q, और इसको चार्ज दे दूं +Q, अब यहाँ से R/2 पॉइंट का पोटेंशियल पूछूं तो क्या होगा? एक मिनट, गलत है बेटे, ध्यान से ये सोच जरा, ध्यान से, वो गलत सोच रहे हैं। KQ/R में R ये डिस्टेंस थोड़ा अच्छा इसकी वजह से थोड़ी आ रही है ना, तो वो हम गलत सोच रहे थे, नहीं है जीरो, ठीक है, उसके सरफेस के चार्ज की वजह से जीरो नहीं है, ऑल्दो आंसर सुंदर सा बन रहा है, बट वो नहीं सोचना है कि शेल की वजह से जीरो है, बिकॉज स्मॉल क्यू का कंट्रीब्यूशन उस पॉइंट पे KQ/r नहीं ना बेटे, वो डिफरेंट है। है। यस सर। मैं भी कहूँ क्यों लग नहीं रहा था जीरो वाला है। ठीक है, चलो ये नोट कर ले ध्यान से, सारा का सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये।
सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा। पोटेंशियल में सर अंदर वाले चार्ज क्यू और माइनस क्यू की वजह से कोई पोटेंशियल ही नहीं आ रहा था। हाँ, क्योंकि बाहर इन दोनों की फील्ड तो बाहर जीरो ही आ रही है ना। हाँ बाहर जीरो आ रही है बट अंदर पोटेंशियल। हाँ, तो अंदर वाले रीजन में पोटेंशियल निकालोगे तो क्यू और माइनस क्यू का कंट्रीब्यूशन है, हम्म। बाहर वाले रीजन में नहीं है। ठीक है सर। हो गया। मेटल स्फीयर का पोटेंशियल निकालने में क्यू और माइनस क्यू का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इस क्यू का है जो इसके सरफेस पे है। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। तो सपोज हमारे पास ये एक मेटल स्फीयर है, ये सारा कंडक्टर है, और एक इसके अंदर कैविटी है। कैविटी जो है वो कंसेंट्रिक नहीं है इस बार। ठीक है। मेटल स्फीयर का सेंटर सी, इसका रेडियस आर, इस C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं। C1 से लेकर C2 तक का डिस्टेंस है R/2, और इसका रेडियस है कुछ R/3। और इसी C1 C2 वाली लाइन पे यहाँ एक पॉइंट है C3, और ये डिस्टेंस है स्मॉल r, या इसको 2r मान लेते हैं, चलो। ठीक है। एक चार्ज रखा हमने Q1 C1 पे, एक चार्ज रखा हमने Q2 C2 पे। नहीं, C1 पे कोई चार्ज नहीं रख सकते। इस कंडक्टर को चार्ज दे दिया बाहर से नेट Q1। ठीक है। सेंटर पे रख दिया कैविटी के C2, और यहाँ पे रख दिया Q3। अब आप एक तो ये बताओ, इस मेटल का पोटेंशियल कितना होगा। दूसरा, अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लूँ P एट अ डिस्टेंस R/4, तो पोटेंशियल एट P कितना होगा। ये R/3 इसकी रेडियस है सर। हाँ, C1 C2 डिस्टेंस R/2 है, और इसका खुद का रेडियस R/3 है। ठीक है। ठीक है।
सर मेटल का पोटेंशियल के Q3/2R प्लस के Q1 प्लस Q2/R के Q3/2R प्लस के के Q1 टाइम्स प्लस Q2/R Q1 प्लस Q2/R। R। सही है। और तो सर के Q2/R/4 ही होनी चाहिए क्या चीज? पोटेंशियल। क्यों? सर क्योंकि बाहर से तो शील्डेड है तो बाहर की कोई फील्ड तो आ नहीं रही होगी अंदर। पोटेंशियल तो पूरे मेटल स्फीयर का जो है वो लेना पड़ेगा ना आपको। अच्छा हाँ सॉरी। पोटेंशियल फील्ड निकालनी होती तो तू कह देती कि खाली Q2 की वजह से होगी फील्ड, है ना। हाँ पोटेंशियल केवल उस पॉइंट की प्रॉपर्टी नहीं होती ना, पोटेंशियल इन्फिनिटी से लेकर वहां तक आने में टोटल क्या खर्चा करना पड़ा उस पर डिपेंड करता है ना। ठीक है सर। तो जो पी मतलब जो हमने स्फीयर का निकाला है वो तो हो हाँ, गई। वो कैविटी के सरफेस पे किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल होगा। हाँ और वैसे ही करेंगे कि हाँ बिल्कुल के बिल्कुल Q2 वैसे। बाय आर स्क्वायर वो एक मिनट कर लेते तो सर वी ऑफ मेटल में के Q2 3 के Q2/R और R2। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तूने R/3 और R/4 का। के Q2 इंटू 3/R-4/R, है ना। यस। नहीं 3/R-4/R क्यों सर? अच्छा हाँ सर मैंने गलती कर दी। हाँ तो के Q2/R और R होगी। हाँ तो के Q2/R और ऐड हो गया ना। हम्म। तो के Q3/2R प्लस के टाइम्स Q1 प्लस Q2/R और क्या ऐड हो गया Q2, तो 2 Q2/R हो गया ना। इस वाली वैल्यू के अंदर के Q2/R और ऐड करना था, ठीक। तो वो कर दिया, तो ये के टू बन गया यहाँ पर, है ना। यस सर। ठीक है, सही हो गया ये। चल आगे चलते हैं फिर। मेरे पास दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। एक का रेडियस ए, दूसरे का रेडियस बी। Q1 is the charge, net charge on the inner sphere, and Q2 is the net charge on the outer sphere. सर हॉलो में ही है। हाँ स्फेरिकल शेल्स हैं। हॉलो, बाहर वाला तो हॉलो होना जरूरी है, यस सर। अंदर वाला भी हॉलो ही है, ठीक है।
तो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स हैं, ठीक, शेल मतलब ऑलो। तो नेट चार्ज दे रखे हैं, अब मेरे को चार सरफेसेस दिख रही हैं, यस सर। तो इन चारों सरफेसेस पे कितना कितना चार्ज होगा? सर 1 पे 0 होगा, 2 पे Q1। हम्म, सही है। सर 3 पे -Q1 और 4 पे Q2 + Q1। ठीक है, तो यहाँ जीरो, यहाँ Q1, यहाँ -Q1, और यहाँ पे Q1 + Q2। क्या डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगी इनकी? यस जस्टिफाई कैसे करेगी? सर, वो गॉसियन सरफेस बना बना के कि फील्ड 0 आनी चाहिए, तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो था हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? क्या तेरे को सेल्फ एनर्जी मालूम है? हम्म, यस सर। ठीक है, तो मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी? और उसके बाद तीसरा पार्ट है, इफ द टू शेल्स are connected by a conducting wire, how much energy is lost as heat? बस एनर्जी इज लॉस्ट इतना बता।
सर k q1/2a plus k q2/2b plus k q1 q2/b। के Q1 स्क्वायर्ड बाय 2a प्लस के Q2 स्क्वायर्ड बाय 2b प्लस k q1 q2/b के Q1 Q2 बाय b। बी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये पहले वाले की सेल्फ एनर्जी है, ये दूसरे वाले की, और ये इंटरैक्शन एनर्जी है, सर थर्ड पार्ट। सर इसे ऐसे करेंगे कि मतलब q1 डैश और q2 डैश न्यू नेट मतलब न्यू वो चार्जेस मान लीजिए जो आएंगे और हम्म। पोटेंशियल सेम कर देंगे दोनों का। तो हाँ सर बिल्कुल। q1 डैश की वैल्यू a q1 + q2/a + b आ जाएगी। है? सर a इंटू q1 + q2/a + b। नहीं, कैसे? सर इनके अच्छा नहीं गलत कर दिया एक मिनट।
कहाँ फंस गई? सर पता नहीं चार्ज नहीं निकल पा रहा। अच्छा एक बात बता, जब इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज फ्लो कर जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। सर कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक इक्विपोटेंशियल नहीं हो जाती। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। यस सर। यानी दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता है ना। यस सर। अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। यस सर। कि जब तक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक तो अंदर वाला हायर पोटेंशियल पे होगा ना बाहर वाले के कंपैरिजन में, है ना। यहाँ यहाँ पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं थी, मेटल के अंदर है सिर्फ। नहीं बेटे, ये जो शेल्स हैं तो ये जो मोटाई है खाली ये अच्छा मेटालिक शेल है है ना, ये, सॉरी शेल। बाकी तो खाली स्पेस है ना। नहीं तो फिर यहाँ पे चार्ज होता ही क्यों? अगर तेरे को यहाँ मेटल दिख रहा होता यस तो पहले से ही कनेक्टेड होते, फिर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने का क्या मतलब है ना। हाँ जी सर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, आर ए लेस देन आर लेस देन बी वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू बता सकती है कितनी है इस अरेंजमेंट में? के क्यू वन बाय आर स्क्वायर। है ना। हाँ ए क्यू वन बाय आर स्क्वायर। किसकी वजह से है ये? सर सिर्फ जो क्यू वन है, तो जो अगर मतलब फील्ड जीरो होनी चाहिए तो क्या चाहिए? कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब क्यू वन जीरो हो रहा है इसमें। हाँ, तो अगर मैं इन दोनों को एक स्विच से कनेक्ट कर दूंगा, the whole charge of the inner sphere will flow to the outer sphere unless q1 becomes zero. So in the new charge distribution, charge of the inner sphere will come out to be zero. अब तोरा जीरो क्यों नहीं आ रहा? तूने मान लिया इसका चार्ज q1 था तो इसका पोटेंशियल k q1 बाय a होगा, यस सर। और बाहर वाले का चार्ज तूने q2 प्राइम मान लिया, उसकी वजह से अंदर वाले का पोटेंशियल इतना होगा। ये बाहर वाले के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। बाहर वाले का पोटेंशियल Q1 प्राइम की वजह से इतना होगा और उसके खुद के चार्ज की वजह से इतना होगा। ऐसा ही नहीं है क्या? यस सर। इससे वन बाय इक्वल टू वन बाय भी आ रहा है। अरे इससे Q1 प्राइम इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। Q1 प्राइम काट क्यों रही है? अच्छा अच्छा हाँ, इससे भी वही आ रहा है, ठीक है। वन बाय थोड़ा वन बाय बी के बराबर है। तूने जो यस सर। Q1 प्राइम से Q1 प्राइम कैंसिल कर दिया लेफ्ट राइट से, वो गलत किया ना तूने। हाँ। तो इससे आ गया अंदर वाले का चार्ज जीरो, यानी कि सारा का सारा चार्ज बाहर फ्लो कर गया। तो फाइनल सिचुएशन में अंदर वाले पे कोई चार्ज नहीं और बाहर वाले पे Q1 प्लस Q2, और वो भी उसके केवल आउटर सरफेस पे रिजाइड करेगा ना। यस सर। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने एक कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को आपस में जोड़ दिया। हाँ। एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसकी अंदर वाली प्लेट का रेडियस ए है, बाहर वाली प्लेट का रेडियस बी है। अंदर वाली प्लेट पे प्लस Q1 चार्ज है, बाहर वाली पे माइनस Q1 चार्ज है, और इन दोनों को एक तार से ज्वाइन कर दिया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। इस Q1 ने जाके उसके अंदरूनी माइनस Q1 को खत्म कर दिया और केवल बाहर Q1 प्लस Q2 बचा। समझ आ रही है सारी बात ये? यस सर। आप अब एनर्जी का तो हमने नया चार्ज निकाल लिया कि अंदर वाले पे कोई चार्ज नहीं बचा। एक तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है, दो कंसेंट्रिक शेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस केवल और केवल अंदर वाले के चार्ज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उनके बीच वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो केवल अंदर वाले चार्ज की वजह से आती है, बाहर वाले की वजह से तो आती नहीं। नहीं। तो दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस केवल इनर शेल के चार्ज पे डिपेंड करता है, आउटर शेल के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। लिखो इस बात को ध्यान से।
ठीक है। और अब बताना है लॉस कितना हुआ एनर्जी का। तो k(q1 + q2 होल स्क्वायर बाय 2b माइनस इनिशियल एनर्जी। क्या आंसर आएगा? सर k(q1 स्क्वायर बाय 2 1 बाय b माइनस 1 बाय 1 बाय इनिशियल, अच्छा फाइनल माइनस इनिशियल किया तो नेगेटिव में आंसर आ रहा है। आपने फाइनल माइनस इनिशियल किया तो तुम्हारा आंसर आया k(q1 स्क्वायर बाय 2 इंटू 1/b माइनस 1/a, और ये नेगेटिव है तो इसको माइनस k(q1 स्क्वायर बाय 2 इंटू 1/a माइनस 1/b लिख लेते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखो ये q स्क्वायर बाय 2c के भी बराबर है। q1 square by 2c, where c is the capacitance of a spherical capacitor, which is 4 pi epsilon naught ab over b minus a। तो वही बन रहा है कि नहीं? यस सर। मालूम है ना ये कैपेसिटेंस? यस सर मालूम है। सर मुझे एनालॉजी मतलब वो समझ नहीं आई, वो जो एक इरोडोव का क्वेश्चन है कि एक स्मॉल होल के थ्रू वो लेके जाने हैं चार्ज को, तो सर वो मुझे समझ नहीं आता कैपेसिटेंस से क्यों रिलेट हो रहा है मतलब। उसके लिए तेरे को कैपेसिटेंस की फील लेनी पड़ेगी ना, अभी तेरे को कैपेसिटेंस की फील लिया है, इसलिए तेरे को वो समझ नहीं हो रहा। मतलब वो दो मेथड थे उसके, एक तो पहला वाला था इंटरेक्शन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से, वो तो सर आ गया था समझ में। यहाँ भी पर तो तेरे सामने मैंने कैपेसिटेंस से निकाल दिया ना आंसर, मैं थोड़ा ऐसे निकालता जैसे तूने निकाला है। मैं तो यस। q1 स्क्वायर बाय 2c करता। मेरे को क्या दिख रहा था? मेरे को ये दिख रहा था, ध्यान से समझ। पहले यहाँ पे चार्ज था q1, यहाँ पे माइनस q1, और यहाँ पे q1 प्लस q2, और मेरे को दिख रही थी एक फील्ड यहाँ पर, और एक फील्ड इस सारी दुनिया में। यस सर। एनर्जी तेरे को पता फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, और हाँ तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यस सर। अब तूने जब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो तेरे पास क्या बचा? खाली बाहर वाला चार्ज बचा। q1 + q2 यस सर। तेरे पास केवल ये फील्ड बची। हाँ जी सर। तो गायब क्या हुआ? अंदर वाली फील्ड। यानी जितनी एनर्जी इस स्पेस में स्टोर्ड थी वो गायब हो गई, यस सर। और एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्पेस इज q स्क्वायर बाय 2c। कैपेसिटेंस कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकली इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करती है। या आपने एक चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई तो उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी एनर्जी स्टोर होने वाली है, यस सर। और ये q स्क्वायर बाय 2c से निकल जाएगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्पेस इज q1 स्क्वायर बाय 2c। यस सर। Capacitance of an arrangement of conductors is directly or indirectly a way to represent how the charge is distributed, how it is setting up an electric field, what kind of potential difference will be there, and how much is the energy stored in the form of electric field in that space. यस सर। ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर तूने डेराइव, वही तो क्या होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी लिख के उसको वॉल्यूम से डिवाइड करके। हाँ पर ये लग सब में जाता है ना। क्योंकि है तो ये, इसका कैपेसिटेंस से कोई लेना देना नहीं है ना, इट इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन दिस स्पेस। यस सर। कैपेसिटेंस तो केवल उसका एक मैथमेटिकल तरीका है उस चीज को अचीव करने का, ठीक। यस सर। अगर मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है रेडियस ए का, एक दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर है रेडियस बी का,
and they are separated by distance r, and suppose r is greater than a and r is greater than b. इसके पास चार्ज है q1 और इसके पास चार्ज है q2. How much energy is lost when the two spheres are connected by a wire? सर चार्जेस तो आ गए. कितने आए?
फिर Q2 जो आ रहा है वो आ रहा है Q1 plus Q2 into B into A minus R upon 2AB minus R plus A. 2ab माइनस R ब्रैकेट में A plus B. अच्छा, वो आर ग्रेटर ग्रेटर देन ए का कोई यूज कर लेते इसमें। R greater than A. तूने पोटेंशियल्स कैसे लिखे इनके? सर मैंने वैसे लिखे हुए KQ1 by A plus KQ2 by R is equal to KQ1 by R plus KQ2 by B. ठीक है, तो के क्यू वन प्राइम बाय ए प्लस KQ2 prime by R, KQ1 prime by R और KQ2 prime by B. ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चे, कोई गलती नहीं है इसमें। बट आप ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें आर ग्रेटर ग्रेटर देन ए और बी देंगे तो वो ये वाली टर्म भी छोड़ देंगे। आर बहुत बड़ा है तो ये वाली टर्म इसके कंपैरिजन में इग्नोर हो जाएगी। तो के क्यू वन प्राइम बाय ए, ऑप्शन देख के समझ लेना इस चीज को, ठीक है, कि ये करना है कि नहीं करना है। तो ऐसा ले लेंगे, इससे थोड़ा और सिंपल आंसर बनने लग जाएगा। तो यूजुअली अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, ठीक। ठीक है। तो इस अप्रोक्सीमेशन से Q1 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी Q1 प्लस Q2 टाइम्स A बाय A प्लस B, और इसकी वैल्यू आ जाएगी Q1 प्लस Q2 टाइम्स B बाय A प्लस B। यस सर, ये वाला रिजल्ट तो पता है। अब एनर्जी लॉस निकालने के लिए, अब अगर हमने ये वाली टर्म छोड़ दी तो इसका मतलब हम इनकी इंटरेक्शन एनर्जी नहीं ले रहे, ठीक है ना, कि एक की वजह से दूसरे की साइड पे पोटेंशियल नहीं ना लिख रहे हम। नहीं लिख रहे। तो इसका मतलब हम इंटरेक्शन एनर्जी नहीं ले रहे। तो इनिशियल एनर्जी जब लिखेगी तो के क्यू वन स्क्वायर बाय टू ए प्लस के क्यू टू स्क्वायर बाय टू बी, और फाइनल एनर्जी लिखेगी तो के टाइम्स क्यू वन प्राइम स्क्वायर बाय टू ए प्लस के टाइम्स क्यू टू प्राइम स्क्वायर बाय टू बी। क्योंकि सर इंटरेक्शन एनर्जी तो अनचेंज ही रहेगी ना, वो तो बस नहीं, चार डिस्टेंस ये पे। बदल जाएगी। जब चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन बदल गई, इन दोनों के चार्जेस बदल गए, तो इंटरेक्शन एनर्जी बदल जाएगी बेटे। फिर तो उसे भी लिखना पड़ेगा। हाँ, तो हमने वो जब पोटेंशियल कैलकुलेट करते हुए ये वाली टर्म इग्नोर किया ना हमने, इसको इग्नोर करने का मतलब यही है कि मैं इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल नहीं ना लिख रहा। तो जब एक चार्ज की वजह से दूसरे की साइड पे पोटेंशियल नहीं लिख रहा तो इंटरेक्शन एनर्जी का मतलब नहीं रह गया ना कोई। मतलब सर ये R ग्रेटर देन A की वजह से ही हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये आर ग्रेटर ग्रेटर देन ए के तहत ही ऐसे सॉल्व कर रहे हैं इसको हम, ठीक है। वरना तो इंटरेक्शन भी लेती है। वरना इंटरेक्शन भी लेते, और उस केस में जो तूने आंसर निकाला था फिर वो क्यू वन प्राइम और क्यू टू प्राइम की वैल्यूज भी वो वाली लेते हैं। ठीक है सर। अब इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। यस सर। सर ऐसे कैपेसिटेंस से सोच रही थी, पर सर ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं है कि इसका C क्या होगा। जब इन दोनों को बहुत दूर मान रहे हैं तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटेंस मान सकते हो आप। कैपेसिटेंस से समझाऊंगा इसको, एक बार कैपेसिटर पढ़ाऊंगा फिर दोबारा से ये चीज समझाऊंगा तेरे को कैपेसिटेंस से। विल कम बैक टू ऑल दीज क्वेश्चंस वंस वी स्टडी कैपेसिटेंस। यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, फिर करते हैं। सर ये रोडो के 50 हो जाएंगे अगली क्लास तक। चल बढ़िया। और सर कैपेसिटेंस की थ्योरी वैसे कहाँ से पढ़ते हैं? कहीं से नहीं पढ़ पाएगी, कहीं नहीं दी ढंग की थ्योरी इसकी, मैं पढ़ाता हूँ तेरे को। ठीक है सर।
बाकी यूनिवर्सिटी फिजिक्स पढ़ के देख सकती है अगर तेरे पास है तो, ये रसनिकल है देख लूंगी सर। हाँ वो पढ़ के देख लियो एक बार। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है बेटे।